हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका मतलब है बच्चों, अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर होते हैं। कहीं का कोई फेमस डांस होता है, जैसे गुजरात का फेमस डांस है नवरात्रि, रास, गरबा, है ना। वैसे राजस्थान का फेमस डांस है घूमर। तो अलग अलग जगहों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और काफी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो देखो, वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन दिस इज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस दे स्पीक। बच्चों, इंसान जो होते हैं अलग अलग जगहों के, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उसी के आधार पे हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे बंगाली मतलब बंगाल के आए हुए या बंगाल में रहे हुए, है ना। अगर हम बोलेंगे कश्मीरी बोलते हैं मतलब ये कश्मीर से है, ये गुजराती बोलते हैं मतलब गुजरात से, राजस्थानी बोलते हैं मतलब राजस्थान से। When we refer to a person as a Tamil or an Uriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Uriya. हम किसी को बोल रहे हैं भाई ये तो तमिलियन है, ये उड़िया है, तो इसका मतलब वो तमिल या उड़िया बोलते हैं। एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा, और ये वहीं कहीं रहते हैं उन्हीं स्टेट्स में। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड। आपको पता है ना, जैसे इडली, डोसा, सांबर आता है तो हमको साउथ इंडिया की याद आती है। जैसे लस्सी की बात निकलती है हमें पंजाब याद आ जाता है, रसगुल्ला का नाम निकलती है हमें बंगाल याद आ जाता है। तो कपड़े, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये हर जगह की अलग अलग स्पेशलिटीज होती है। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एक्सिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कभी कभी तो हम इन चीजों को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम इन्हें भुला देते हैं। However, the frontier separating regions have evolved over time and in fact are still changing. तो बच्चों, समय के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इवोल्यूशन काफी हो गया, मतलब काफी बदलाव आ गया। पुराने स्टाइल से हम बहुत ज्यादा बदल गए हैं। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. तो बच्चों, आपको ये भी पता है कि क्या हो गया है, इंटरमिक्सिंग हो गई। लोकल ट्रेडिशन, लोकल आइडियाज जो है वो दूसरे पार्ट से इंटरमिक्स हो गए, क्योंकि आज के समय में हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या बिजनेस के पर्पज से एक स्टेट से एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। तो सभी के कल्चर फिर क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across region, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. तो बच्चों, कुछ जो traditions है वो particular specific यानी particular region में ही है, बाकी जगह पर अब वो नहीं है। और कुछ practices जो है वो particular area में जो है वो धीरे धीरे और भी नए नए अवतार लेकर आ रही हैं। द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। किस तरीके से ये जो चेरास, चेर जाति वाले लोग थे, इनका डेवलपमेंट हुआ, मलयालम लोगों का डेवलपमेंट हुआ, मलयालम लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। तो लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। तो भाषा और जगह, इन दोनों के कनेक्शन के बारे में हम जानेंगे। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 9th century। महोदयापुरम का ये जो चेरा जाति, चेरा किंगडम है, ये एस्टेब्लिश हुआ था बच्चों 9th century में इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला। पेनिसुला मतलब नीचे डेक्कन में, है ना, साउथ इंडिया में, जहां पे तीन साइड से पानी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, इसको हम केरला भी कह सकते हैं। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। उस समय पे वहां पे मलयालम बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस दैट द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। तो जो भी उस समय वहां राजगद्दी पे थे, उन लोगों ने मलयालम लैंग्वेज को स्क्रिप्ट जो थी उसको हर जगह इंस्क्रिप्ट करवाया, मतलब गुतवा दिया। आपको इंस्क्रिप्शन ये सब तो पता ही है ना, मंदिरों पे लिखवाना या पत्तों पे लिखवाना, मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखवाना। In fact, this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official record in the subcontinent. एक जगह पर regional language का यूज करना, तो आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मलयालम में लिखा हुआ है, an early inscription composed in मलयालम। मलयालम भाषा है ये बच्चों। अब देखो, एट द सेम टाइम द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। उन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी अपना रखा था। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत एपिक्स। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे उनके ऊपर संस्कृत में एपिक्स यानी जो भी ग्रंथ होते थे वो लिखे होते थे, स्टोरी लिखी होती थी। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इज मलयालम, जो लिखा था 12th century में लिखा था, और उसके अंदर संस्कृत भाषा का यूज किया गया था।
14th सेंचुरी के अंदर लीला तिलकम, तिलकम मतलब लीला के जो माथे पे तिलक है, डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइटिक्स वॉज कंपोज्ड इन मणिप्रावलम। फिर लिटरेरी लिखा गया था डायमंड्स एंड कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। तो ये भाषाओं के बारे में बच्चों ये इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो थे ग्रंथ लिखे थे। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट। तो बच्चों किस तरीके से जो राजा थे और जो रीति रिवाज थे जगन्नाथपुरी में, तो ये जानेंगे। In other regions, regional cultural grew around religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannath. तो लॉर्ड भगवान जो है विष्णु के अवतार, उनको जगन्नाथ कहते हैं। एट पुरी, ओडिशा में है ये बच्चों, आपने सुना ही होगा जगन्नाथपुरी जी की यात्रा बहुत ही फेमस है। टू द डेट द लोकल ट्राइबल पीपल जो थे वो वुडन इमेज बनाते थे लकड़ी की भगवान की, और इसको वो क्या करते थे, ओरिजिनली लोकल गॉड ही थे ये, विष्णु के अवतार थे, बाद में इनको विष्णु का अवतार बनाया गया। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, तो गंगा डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर थे अनंत वर्मन, डिसाइडेड टू erect a temple फॉर पुरुषोत्तमा। पुरुषोत्तमा मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, मतलब सबसे बेस्ट है, तो जगन्नाथ एट पुरी। पुरुषोत्तम जगन्नाथा मतलब जगन्नाथ भगवान जो है सारे पुरुषों में सबसे उत्तम है, इनका एक मंदिर बनवाना था पुरी में। सब्सिक्वेंटली in 1230 king Angabhima III decided his kingdom to deity and proclaimed himself as the deputy of God। उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को जो था वो भगवान के चरणों में सौंप दिया, उनकी सेवा में सौंप दिया और खुद को भगवान का डेप्यूटी कह दिया। ये देखो आप टेम्पल्स देख सकते हो। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स, its authority in social and political matters also increased। अब बच्चों जैसे जैसे टेम्पल का नाम जो था वो बहुत फेमस होने लगा, इसके मतलब जो इसको सोशली और पॉलिटिकली भी इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा सच एज मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। जो भी आता था यहाँ पर ओडिशा में वो इस टेम्पल के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था, क्योंकि ये जीत की निशानी है, जो इस टेम्पल पे कंट्रोल पालेगा उसी की फिर चलती थी। चाहे पॉलिटिक्स में हो तो मराठास, मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी सब लोगों ने अटेम्प्ट किया था कंट्रोल पाने के लिए। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। जिसका राज इस मंदिर पे चलेगा उसका राज लोकल लोगों पे चलेगा। द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। राजपूत जो होते हैं क्षत्रिय, और उनकी जो हीरोइज्म वाली कथाएं आपने सुनाई है, महाराणा प्रताप की कथा हो या पृथ्वीराज चौहान की कथा हो। तो देखो इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपुताना। ब्रिटिश लोग इन्हें राजपुताना कहते थे, राजपुत्र जो राजाओं के पुत्र होते थे उनको। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थे वो राजपूत से रहते थे। This is only partially true। ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी जातियां भी रहती थी बच्चों। There were and are several groups who identified themselves as Rajputs in many areas of northern and central India। राजपूत सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पे रहते हैं। And of course, there are several peoples other than Rajputs who live in Rajasthan। राजपूत के अलावा भी बहुत सारी जातियां जो है वो राजस्थान में रहती हैं। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan। राजपूत जो है उनका जो एक अलग ही प्रकार का उनका कल्चर है और इसी से राजस्थान जो है वो उसकी पहचान है। These cultural traditions were closely linked with the idols and aspiration of rulers। राजाओं की तरह ये लोग रहते थे, इनकी जो प्रतिमाएं होती है आप देख सकते हैं। From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। पृथ्वीराज जिनके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था was one such ruler। पृथ्वीराज चौहान के बारे में। These rulers cherished the ideals of the hero who fought violently, often choosing that on the battlefield rather than face डिफीट। तो ये जो राजपूत जो होते हैं ये अपने कल्चर अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके जो फोर फादर्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उन्होंने हारने की जगह मौत को गले लगाया होता है बैटल फील्ड में। तो इस तरीके का इनका पूरा अटायर होता है, इनका गेटअप होता है। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स।
तो राजपूत हीरोज की यानी राजाओं की जो युद्धों की जो स्टोरीज होती है, पोएम्स जो होती है, वो बहुत ही फेमस है बच्चों। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, देखा नहीं? उसमें किस तरीके से पद्मावती की जो है तारीफ की गई है, राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह की तारीफ की गई है, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनस्ट्रेल्स। तो जो स्पेशली जो गायक कलाकार होते हैं वो ये सब गाते थे। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and range of strong emotion, loyalty, friendship, love, valor, anger. तो बच्चों, जुदाई हो, प्रेम हो, किसी का साथ निभाना हो, लॉयल्टी, वफादारी, गुस्सा, ये सारी चीजों के ऊपर ड्रामास भी बनाए जाते थे। Did women find a place within these stories? Sometimes they figure as the cause for conflict. कभी भी स्टोरीज में वुमेन को उतना ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, झगड़े की वजह जरूर उन्हें बताया जाता था। जैसे पद्मावती में जो खिलजी था और रावल रतन सिंह थे, उन दोनों के बीच में झगड़े की कारण जो थी वो पद्मावती बनी थी। एज मैन फॉट विथ वन अनदर टू ईदर विन और टू प्रोटेक्ट वुमेन, या तो वो जीतने के लिए या फिर अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए ही युद्ध लड़ते थे। Women are also depicted as following their heroic husband in the both life and death. बहुत बार तो ये भी दिखाया गया है कि वुमेन्स जो होती थी वो अपने पति के साथ युद्ध में भी जाती थी या मौत को भी गले लगाती थी। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो ये आपको मैंने जैसे कि बताया, पद्मावती मूवी में बच्चों सती प्रथा ही तो बताई गई है। वो जिंदा जो है वो चिता में जल जाती हैं, मतलब फ्यूनरल प्रे में या फिर अपने पति के साथ चिता में जलती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैप है, अब who followed the heroic ideals often had to pay for it with their lives. कभी कभी जो भी हीरोइक आइडियल्स जो भी करते थे उसमें अपनी जान को भी खो बैठना पड़ता था। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। अब बच्चों, कथक की कहानी क्या है? कथक तो आप जानती हैं, कथक, भरतनाट्यम, ये सब क्या है? डांस के फॉर्म्स है। इफ हीरोइक ट्रेडिशन की हम बात करें, अलग अलग रीजन में डिफरेंट फॉर्म के जो डांसेस होते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ डांस फॉर्म, कथक की हिस्ट्री की बात करें, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कथक जो है वो बहुत ही स्टेट से अब जुड़ चुका है। The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. कथा, तो कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। स्टोरीज बताने के लिए डांस फॉर्म शुरू किया गया था। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये बच्चों एक्चुअली ये जो कथक करने वाले लोग होते थे, ये एक जाति होती थी और ये स्टोरी टेलर्स होते थे, स्टोरी बताते थे मंदिरों में। ये अपनी परफॉर्मेंस करते थे, जेस्चर यानी हाव भाव, अपने इशारों से, अपने एक्सप्रेशन से, सॉन्ग से। कथक जो है वो धीरे धीरे और भी इवॉल्व होने लगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस 15th एंड 16th सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट में भी स्टार्ट हुआ, जो भी भक्ति करना चाहते भगवान की वो लोग कथक करने लगे। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा, कथक में किसकी कहानियां बताई जाती है? राधा कृष्णा की। फोक प्लेस किए जाते हैं, रास लीला की जाती है, which combined folk dances with other basic gesture of Kathak storyteller। और भी बहुत सारी चीजें इसमें की जाती है, स्पेशली राधा कृष्ण की रास लीला रचाई जाती है। Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court। तो राजाओं के मुगल दरबारों में जो कथक था वो परफॉर्म किया जाता था। उसमें काफी सारे फीचर्स जो थे बच्चों प्रेजेंट टाइम में भी अलग अलग स्टाइल से किए जाते थे। इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन, और घरानाज ये और भी ज्यादा ट्रेडिशनल हो गया, घरानोज में भी चलने लगा। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान, जयपुर में काफी चलता था, और दूसरा लखनऊ में भी चलता था, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह। तो ये याद रखना, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। वाजिद अली शाह जो थे लास्ट नवाब थे अवध के, और ये बहुत ज्यादा ये कथक जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ उनके टाइम पे। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 9th सेंचुरी इट वाज फर्मली एंट्रेंच्ड एज अ डांस फॉर्म। बहुत ही ज्यादा लोग जो थे वो इस डांस को सीरियसली लेने लगे और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस बना दिया गया इन दिस टू रीजन्स, जयपुर एंड लखनऊ में। But in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh, emphasis was laid on intricate rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories। बच्चों और भी सारे स्टेट्स में ये कथक डांस जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन इसमें अब जो था फुटवर्क यानी पैरों से
थई ऐसे करते हैं ना, आपने देखा ही होगा बच्चों। तो इस तरीके से पैर की पोजीशन सही होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम्स बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फेस के एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीजें बहुत ही इवॉल्व हुई समय के साथ, बहुत ही इसमें और भी निखार आता गया। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th and 20th सेंचुरी। ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने इसको कभी भी फेवर नहीं किया। हाउएवर इट सर्वाइव, लेकिन फिर भी किसी तरीके तक आज तक कथक जो है वो जिंदा है, लोग इसे करते हैं। एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस, आज भी 6 क्लासिकल डांस में से ये एक है, और इंडिपेंडेंस के बाद आज भी हम कथक को जानते हैं। क्लासिकल डांसेस की बात करें, द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। किसको हम क्लासिकल डांस कहें, किसको ना कहें, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम? कोई भी रिलीजियस थीम के साथ होता है, जैसे अभी हमने बात की कि भाई राधा कृष्ण की स्टोरी बताई जा रही है, तो क्या वो कथक तभी हम कहेंगे? कोई रिलीजियस थीम से जुड़ा होगा तो ही हम उसको क्लासिकल कहेंगे क्या? या डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल अक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग? या हम उसे क्लासिकल कहेंगे कि जिसमें बहुत लंबा समय लगता है स्किल को सीखने में? और इज इट क्लासिकल बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट आर लाइट डाउन? इसको क्लासिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना होता है। एंड वेरिएशंस आर नॉट एनकरेज्ड, इसके अंदर कोई भी नए वेरिएशंस नहीं चलाए जाते हैं, जैसा है वैसा ही रहने दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को बारे में हमें सोचना चाहिए कि भाई क्लासिकल म्यूजिक या डांस हम कहते किसको हैं। इट इज वर्थ रिमेंबरिंग दैट मेनी डांस फॉर्म्स दैट आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म। काफी सारे लोकगीत या डांस जो होते हैं बच्चों, वो भी बहुत ही अच्छी क्लासिकल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर भी होती है। सो वाइल द यूज ऑफ द टर्म क्लासिकल मे सजेस्ट दैट दीज फॉर्म्स आर सुपीरियर, दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली यूज्ड। और इसीलिए जो है हम लोग हर जगह पर इसको सुपीरियर, मतलब किसी भी क्लासिकल सुपीरियर है या कुछ और इंफीरियर है, ये सब चीजें हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स है, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस है, कथकली केरला का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, तो ये फेमस डांस फॉर्म्स है। अब देखो पेंटिंग्स की बात करें बच्चों, पेंटिंग्स उस जमाने में कैसी थी, ट्रेडिशन क्या था, मिनिएचर्स क्या थे? तो देखो बहुत ही अलग अलग तरीके से मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी चीजों का पेंटिंग बनाना। मिनिएचर मतलब एज देयर वर नेम सजेस्ट, जैसे हो वैसे किसी की मूर्ति बना के उसको पेंट करना। स्मॉल साइज की पेंटिंग होती थी, वाटर कलर किए जाते थे क्लॉथ या पेपर पे। अर्लिएस्ट जो मिनिएचर जो होते थे वो पाम लीव पे या वुड पे बनाए जाते थे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट इंडिया में ये ज्यादा बनते थे। वेयर यूज टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट के लिए यूज होते थे। मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड प्रिंटर्स हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ एंड पोएट्री। तो ये जो बड़े बड़े राजा थे मुगल एम्परर्स, ये लोग बहुत ही हाई स्किल के जो लोग होते थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, उनको रखते थे ये सब चीजें करने के लिए। These were generally painted in brilliant colors and portrayed. कोर्ट सीन्स, तो कोर्ट के सीन बताते, महल के सीन बनाते, बैटल के यानी युद्ध के, शिकार के, सोशल लाइफ के, कि भाई शादी हो रही है, सामाजिक वो हो रहा है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपस में बात हो रही है, यहाँ शिकार हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट चल रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें बनाते। द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएटिव्स, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये सीन के अंदर बताते थे कि यहाँ पे एम्परर और उनके क्लोज एसोसिएटिव्स है। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे मुगल एम्पायर धीरे धीरे अब कम होने लगा, बहुत सारे पेंटर जो थे वो धीरे धीरे बाहर चले गए, स्टेट के बाहर, जो हम 10th चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मुगल जो थे वो आर्टिस्टिक टेस्ट उनका बहुत ज्यादा बढ़िया था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रीजनल कोर्ट्स के अंदर जो थे वो अब लोकल लोगों को बुलाते थे। डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान की हम बात करें, at the same time retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of rulers and court scenes came to be painted. राजाओं के चित्र बनाने हो, कोर्ट के चित्र बनाने हो, following the Mughal Empire, besides themes from mythology and poetry were depicted. और हम ये भी बता सकते हैं उस समय लोगों के विचार कैसे होंगे, किस तरीके की वो कविता लिखते थे, पोएट्री क्या था। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत सेंटर थे जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़,
Another region that attracted miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत है। देखो आप यहाँ देख सकते हो कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, हाथी दिखाई दे रहे हैं, सेना दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो फिगर नंबर 8 में यहाँ पर एक्चुअली में ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली। यहाँ पे देखो एक रंग वगैरह दिखा रहे हैं, मिनिएचर मतलब काफी छोटी छोटी इसके अंदर जो है पिक्चर्स बनाई हैं। Pradesh. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Basoli. The most popular text to be painted here was Bhanu Datta's Rasa Manjari, नादिर शाह's invasion and the conquest of Delhi. नादिर शाह जो था वो हमला करने आया और उसने दिल्ली को जीता। रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट, मुगल आर्टिस्ट जो थे उनको यहाँ से जाना पड़ा, वो भाग गए, स्केप कर गए, छुप गए प्लेन्स के अंदर। हेयर या देखो ये कृष्ण की रासलीला बताई जा रही है। Here they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting. यहाँ पे उन्होंने School of Paintings खोले। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. इन लोगों ने स्कूल बना दिए, पेंटिंग स्कूल्स, और उन्होंने नए स्टाइल भी डेवलप कर दिए। The source of inspiration was the Vaishnavite tradition. विष्णु जी की जो भी ट्रेडिशंस होते थे उससे इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली। सॉफ्ट कलर्स करना, कूल ब्लू एंड ग्रीन, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर के अंदर। देखो यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन ज्यादा करते थे। वाई? क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के जो थे पेड़ वगैरह के लिए इस तरह की थीम रखते थे। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन जो होती थी, मैन जो होते थे, वो पेंट करते थे पॉट्स के ऊपर, घड़े, वॉल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर। वुड वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेशनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरी। आज भी महलों में ये जो भी पुराने समय के जो काम है ये सारे आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब बच्चों बंगाल की हम बात करें, बंगाल को समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में क्या चीज फेमस थी। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, उस वहां पे जो थी ये बंगाली भाषा कहां से आई। तो हम देखते हैं कि भाई हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कोई भी रीजन, तो हम देखते हैं कि भाई वहां कौन सी भाषा बोली जा रही है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि गुजराती बोली जा रही है, मतलब वहां वो गुजरात की भाषा है ना। तो बंगाल के लोग हमेशा क्या बोलते होंगे, बंगाली। However, what is interesting, ये बंगाली जो थी बच्चों ये आई कहां से थी, बंगाली डिराइव होके आई है संस्कृत लैंग्वेज में से। अर्ली संस्कृत जो था मिड फर्स्ट मिलेनियम में सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेज। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज एमर्ज? क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज तो बोलते नहीं थे, तो लोग बड़े कंफ्यूज है। तो फिर वो उन्होंने ये बंगाली भाषा आई कहां से? तो फ्रॉम द 4th 3rd centuries commercialites begin to develop between बंगाल एंड मगधा। तो बच्चों जो था ये ट्रेडिंग, ये जो बिजनेस वगैरह शुरू हुआ बंगाल और मगध के बीच में, जिसको साउथ बिहार कहते हैं, विच में लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। और इसी से संस्कृत का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाली भाषा लिखी हुई है। During the 4th century, the Gupta rulers established political control. इन्होंने बंगाल के ऊपर जो था पॉलिटिकल कंट्रोल अपना स्थापित कर दिया था और इन्होंने सेटल कर दिया ब्राह्मणों को इस एरिया में। The linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger. अब जो ब्राह्मण थे वो गंगा नदी से आए हुए थे, गंगा के फॉलोअर थे, तो इसीलिए वहां पे जो ब्राह्मण लोगों की भाषा होती है संस्कृत, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। In the 7th century, the Chinese traveler Yung Zhang observed the languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. और Yung Zhang ने ये चीज अपने यूंग जांग ने अपने उसमें लिखी हुई है चाइनीज ट्रैवलर ने कि भाई संस्कृत जो थी वो पूरे बंगाल में बोली जाती थी। फ्रॉम द 8th century बंगाल जो था वो बन गया था रीजनल किंगडम अंडर द पालास। तो ये चैप्टर 2 में हमने देखा था। Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans. जो था पालास के बाद सुल्तान आए यहाँ पर, who were independent of the rulers in Delhi. इन 1586 जब अकबर ने बंगाल के ऊपर विजय हासिल कर ली, उसको कॉन्कर कर लिया, उसको जीत लिया, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, उसे बंगाल सूबा नाम दिया गया। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मुगल साम्राज्य चल रहा था, मतलब पर्शियन लैंग्वेज वहां पे जो भी चलती थी ऑफिशियल। बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज, धीरे धीरे लोगों ने फिर बंगाली डेवलप की।
In fact, by the 5th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region. धीरे धीरे लोगों का जो टोन होता था, अमी जाबो, तुम की खाबो, इस तरीके की जो होता है ना, अमी रसगुल्ला खाबो, तो ये जो डायलेक्ट, ये जो तरीका, ये जो लहजा था वहां पे डेवलप होने लग गया और उसका नाम पड़ गया बंगाल. Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. काफी समय लगा, सोचो आप, संस्कृत से पर्शियन, मुगल, धीरे धीरे फिर बंगाली, मतलब कितना समय के बाद, इवोल्यूशन के बाद ये लैंग्वेज बनी. पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली. पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज भी मॉडर्न बंगाली का एक हिस्सा है. अर्ली बंगाली लिटरेचर जो था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था. जो संस्कृत का भी आभारी था और संस्कृत से फ्री भी था और संस्कृत के ऊपर डिपेंडेंट भी. फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत एपिक्स. जो अगर हम बात करें संस्कृत एपिक्स जो होते हैं, जैसे मंगल काव्यास जो लिखा होती है, ऑस्पिशियस यानी बहुत ही अच्छी पोयम जो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम, तो किस तरीके से हम ये मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, पोयम बोल रहे हैं. डीलिंग विथ लोकल डाइटीज, मतलब लोकल जो भी भगवान होते हैं उनकी पूजा वगैरह करना. तो मंगल काव्य, काव्य मतलब पोयम, मंगल मतलब शुभ काम के लिए. एंड भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, तो ये सब चीजें संस्कृत की जो थी वो ट्रांसलेट की गई. द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट चैप्टर नंबर 8 में भी देखा. द सेकेंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज सॉन्ग्स ऑफ मैनामती, गोपीचंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर की पूजा करना, फेरी टेल्स की बातें होती, परी कथाएं होती, फोक टेल्स होते, बलाड्स होते, लोग जो रीजनल लैंग्वेज में जो भी लोकगीत गाते थे. मैनामती, गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर की बात करें. द नाथ्स वर एस्थेटिक्स हु एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ योगी प्रैक्टिसेस. तो नाथ जो थे वो संत बनते थे, योगी प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन करते थे. ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है इसके अंदर ऑफन एक्ट किया जाता है, जैसे मैनामती जो रानी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे सन गोपीचंद्र को कहा कि भाई तुम साधु बनने के मार्ग पे चलो और हर वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स जो भी तुम्हारे रास्ते में जो भी दुविधा आती है या परेशानियां आती है उनको पार करो. धर्म ठाकुर इज पॉपुलर रीजनल डाइटी. वहां के जो रीजनल डाइटी भगवान है वो धर्म ठाकुर है. ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड. लोग लकड़ी को या पत्थर को भगवान समझकर उसकी पूजा करते हैं. The texts belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found. काफी सारी manuscripts और ये सारी चीजें मिली है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सारी शुरुआत कब हुई. 15 से मिड 18 सेंचुरी के बीच में हुई. Those belonging to the second category circulated orally कैन नॉट बी प्रिसाइसली डेटेड. तो ये जो भी चीजें सेकंड कैटेगरी की जो भी चीजें हैं, जो भी पोयम वगैरह बनी है, तो ये हमें पता नहीं है कब बनी थी, क्या बनी थी, क्योंकि ये चीजें लिखी नहीं गई है, लोगों के मुंह से ट्रैवल होती होती, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास हुई है. They are particularly in Eastern Bengal where the influence of Brahmins was relatively weak. ईस्ट बंगाल में, जो ईस्ट बंगाल है वो आज बांग्लादेश बन चुका है बच्चों, वेस्ट बंगाल है हमारे इंडिया में, तो वहां पे ब्राह्मणों का जो पकड़ था वो बहुत ही कम था. अब पीर्स एंड टेम्पल्स, तो आपको पता है ये पीर्स कौन होते हैं, तो पीर फकीर और ये जो होते हैं बच्चों ये मुस्लिम धर्म में होते हैं. टेम्पल्स मतलब मंदिर. तो देखो पीर अ पर्शियन वर्ड मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल गाइड. तो फ्रॉम 16th सेंचुरी की बात करें, लोग जो थे वो लार्ज नंबर लेस फर्टाइल वेस्ट बंगाल से जो थे वो जाकर और मार्शी एरिया साउथ ईस्ट एशिया बंगाल में जाने लगे. जब वो ईस्टवर्ड्स जाने लगे तो उन्होंने फॉरेस्ट जो है वो काटते गए, जमीन थी उसको बिल्कुल साफ कर दिया और वहां पे वो चावल की खेती करने लगे. राइस कल्टीवेशन, ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉक, वहां जो मछली पकड़ने वाले थे वो भी शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने. ट्राइबल्स भी आ गए वहां पर. ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी होते हैं, और ये सब लोगों ने एक न्यू कम्युनिटी बनाई लोगों की, मजदूरों की. दिस कॉन्साइडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल. उस समय जो मुगल कंट्रोल था वो भी बंगाल पे आ चुका था. उनकी कैपिटल जो थी वो ईस्टर्न डेल्टा ढाका थी, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है. ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज जो भी थे उनको लैंड मिल गई, उन्होंने वहां पे मस्जिद बना दी और वहां पे उन्होंने सेंटर, रिलीजियस धर्म के जो सेंटर होते थे वो बना दिए, एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर दिया. द अर्ली सेटलर्स सोड सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट्स. जो बेचारे लोग पहले रहते थे उनको वहां से हटा के और उनको बोल दिया कि भाई आप अपनी नई जगह ढूंढ लो.
तो इस तरीके से कम्युनिटी लीडर मिले। ऑल्सो फंक्शन एज टीचर, जो कम्युनिटी लीडर्स होते थे, जो भी जाति के लीडर, वो लोगों को पढ़ाते, टीचर का काम भी करते। एडजुडिकेटर्स एंड वर समटाइम्स सब्सक्राइब्ड विद सुपर नेचुरल पावर्स। कभी कभी इनको जो बोला जाता था कि भाई ये जो है पोंगा पंडित है या पीर फकीर है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है, जो किसी को भी झाड़ा लगाएंगे तो उसमें से मतलब जो भी भूत प्रेत है वो चला जाएगा, या कोई भी काम कर सकते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं। People refer to them with affection and respect as peer। वैसे लोगों को लोगों ने ऐसे, ये जो लोग होते थे जो झाड़ा लगा देते थे, जो आत्मा से वो कर लेते थे, इन लोगों को पीर कहा गया। दिस टर्म इंक्लूड सेंट और सूफी, से संत भी कह सकते हो, सूफीज भी कह सकते हो। ये सब रिलीजियस पर्सनालिटीज होती है, मतलब धर्म की रक्षा करने वाले धार्मिक लोग। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डिफाइड सोल्जर्स, वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। और ये जो थे, मतलब वहां पे आप ये समझो सोल्जर्स हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, हर कोई सबके भगवान थे और सब कोई मानते थे। यहाँ तक कि जो बुरी आत्मा थी उस समय पे, लोग बाग बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा के बारे में भी मानते थे। द कल्ट ऑफ पीर बिकेम वेरी पॉपुलर। ये जो पीर वगैरह था उस समय पे, ये चीजें बहुत ही पॉपुलर हो गई। देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। हर जगह जो कहते हैं ना बंगाली बाबा और ये सब जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, ये सब भी बहुत कुछ फैल गया बच्चों। और वहां पे ऐसे लोगों के जो छोटे छोटे मंदिर वगैरह थे, मस्जिद वगैरह थी, वो आसानी से मिल जाती थी। बंगाल ने जो था टेम्पल बिल्डिंग भी देखा बहुत ज्यादा। लेट 15th सेंचुरी में काफी सारे, जो 19th सेंचुरी तक बहुत सारे टेम्पल्स भी बने। That temples and other religious structures were often built by individuals। काफी इंडिविजुअल भी बनाते, काफी पावरफुल लोग भी बनाते। एक्चुअली में वो अपना पावर दिखाना चाहते थे लोगों को। वो दिखाना चाहते थे कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी ताकत है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। मैनी ऑफ द मॉडर्स्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल बनाए जाते थे। ब्रिक के, टेराकोटा के बंगाल में बनाए जाते थे। लोक सोशल ग्रुप्स सच एज कोलू, ऑयल प्रेसर, जो तेल निकालने वाले होते थे, कोलू। और इन जातियों के भी होते थे कंसारी, जो मेटल बेल वर्कर होते हैं, तो उन लोगों के भी मंदिर बनाए गए। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब उस समय पे जो भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसमें काफी न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, लोगों को जॉब मिलने लगी। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दिस। काफी सारे लोग जो थे, ऐसे समाज के लोग थे, वो ये जॉब्स करने के लिए जाने लगे। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन इंप्रूव, लोगों की जो जो जिंदगी थी वो और भी अच्छी होने लगी। तो ये देखो, अ डबल रूफ थैच्ड हट, अ 4 रूफ थैच्ड, किस तरीके से 4 रूफ है, रूफ मतलब छत, यहाँ पे डबल रूफ है। तो इस तरीके से घर होते थे। ये देख सकते हैं हम कितने खूबसूरत उस समय के मंदिर हुआ करते थे। तो ये कृष्णा विद गोपीज है, यहाँ पे टेरिकोटा प्लेक है, ये टेराकोटा का। इसमें देखो कृष्ण है बीच में, यहाँ पे कितनी सारी गोपियां हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। They proclaimed their status through the construction of temples, local deities की पूजा करते थे, थैच्ड हट्स बनाते थे, इस तरीके की रूफ जो घास फूस से बनाई गई हो। रिकॉग्नाइजेशन मिला, जिनका ऐसा घर होता है वो ब्राह्मण होते हैं, उनकी जो होती है उनके घर को मंदिर के समान बनाया जाने लगा, मानने लगे लोग। टेम्पल जो थे वो कॉपी होने लगे, दो चला यानी डबल रूफ और 4 चला यानी चौचला, 4 रूफ्ड यानी 4 तरीके के रूफ। स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स, तो बंगला हो, डोम जो है चैप्टर 5 में आपने देखा, तो एक बार देख लीजिए। इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है बच्चों बंगाली टेम्पल आर्किटेक्चर का। अगर हम कंपेयर करें, 4 रूफ जो है, 4 ट्रायंगुलर रूफ के अंदर अब उसने धीरे से 4 वॉल्स जो है वो कन्वर्ज हो गई। 4 दीवारें जो होती है वो चारों को आपस में जोड़ दिया है, मतलब कन्वर्ज कर दिया ऊपर से। तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक जो होता है नुकीला जो है शेप बन जाएगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, मंदिर का जो होता है टॉप पोर्शन। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल्स बनाए जाते हैं। आप चेक कीजिए अपने आसपास। द इंटीरियर जो होता है वो ज्यादातर प्लेन होता है उस समय पे, और आउटर वॉल्स पे बहुत सारी डेकोरेशंस होते हैं, पेंटिंग होती है, ऑर्नामेंटल टाइल्स होती है, टेराकोटा टैबलेट्स होती है। इन सम टेम्पल, पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर की बात करें, बनकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है विद हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, बहुत ही खूबसूरत नमूना है। फिर यहाँ देखो फिश एज फूड, देखो कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। अब बच्चों बंगाल की हम बात करें तो बंगाल के पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बड़ी बड़ी नदियां भी है बंगाल में, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो चावल और मछली खाते हैं। तो जो बंगाल जो है वहां पे रिवर लाइन ज्यादा है,
तो अब ब्राह्मण लोग को तो आपको पता ही है, ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन अब वो क्या करेंगे क्योंकि वहां पे सभी लोग मछली खाते हैं, तो इसीलिए बंगाली जो होते हैं, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, सबके सब मछली खाते हैं। तो ब्राह्मण को भी फिर आजादी दे दी गई कि भाई आप भी कुछ मछलियां खा सकते हो। तो देखो विहारास, बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि किस तरीके से मछली को काटा जा रहा है, बनाया जा रहा है। फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, टेराकोटा प्लाक फ्रॉम द वैशी द वैशालक्षी टेम्पल आरामबाग में ये बना हुआ है। ब्राह्मण्स को नॉनवेज खाने अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी पोल्ट्री पॉपुलैरिटी थी फिश की, इसीलिए लोकल डाइट में ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज में भी लिख दिया है कि भाई कुछ मछलियां जो है वो ब्राह्मण भी खा सकते हैं। बृहद धर्मा पुराना, इन सब में ये लिखा हुआ है संस्कृत टेक्स्ट के अंदर, फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मणास टू ईट वैरायटीज ऑफ फिश। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, तो बच्चों 18th सेंचुरी तक तो जो यूरोप के लोग थे वो एम्पायर मतलब साम्राज्य ही फैलाते रहते थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था उनका, चर्च का, सच एज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनका जो चर्च में भी क्या था, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे वो। बट फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी पीपल जो थे उन्होंने खुद को मेंबर समझने लगे कम्युनिटी के, कॉमन लैंग्वेज बोलने लगे, फ्रेंच या जर्मन में बात करने लगे। अर्ली 19th सेंचुरी रोमानिया में स्कूल टेक्स्ट बुक्स में लिखने लगे रोमानियन लैंग्वेज में या फिर ग्रीक में। हंगरी हंगेरियन लैंग्वेज में बात करते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उसको लैटिन से बदल के और अपनी अपनी लैंग्वेज कर दी। These and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation. और तभी लोगों की समझ में आया कि जो जैसी भाषा बोलता है वो उस देश का वासी है। This feeling was strengthened by the movements for Italian and German unification in the late 19th century. और इसी तरीके से इटालियन और जर्मन बाद में एक हुए 19th सेंचुरी में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने कल्चर की, डांस फॉर्म्स की, खाने पीने की, भाषाओं की बात की है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई